प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत कंपनी सचिव एवं उनकी योग्यताओं के बारे में समझाएंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपका कंपनी सचिव से संबंधित है। और इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सचिव के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कंपनी सचिव के बारे में। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। कंपनी सचिव किसको कहते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है कंपनी में, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। मैंने आपको जब उसके टाइप्स के बारे में बताया था कि सचिव के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कंपनी सचिव किसको कहते हैं। तो कंपनी सचिव से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो कंपनी में सचिव के पद पर कार्यरत होता है। ऐसे व्यक्ति से अभिप्राय जो किसी भी कंपनी में सचिव के पद पर आसीन होता है उसको हम कहते हैं कंपनी सचिव। तो कंपनी सचिव शेयरधारकों ऋणपत्र धारकों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कड़ी का मतलब है कि मध्यस्थता करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी सचिव की पोजीशन क्या होती है। उसमें सबसे पहला जो स्थान होता है वो किसका होता है, वो होता है संचालकों का, ठीक है। उसके पश्चात में फिर महाप्रबंधक होते हैं और उसके पश्चात में फिर स्थान हमारा कंपनी सचिव का आता है। इतना आपको पता है। तो कंपनी सचिव क्या करता है कि संस्था में जितने भी शेयर धारक हैं और जितने भी ऋणपत्र धारक हैं वो डायरेक्ट तो संचालकों से मिलते नहीं हैं, है ना ही महाप्रबंधक से, है ना, क्योंकि ये उच्च अधिकारी वर्ग के होते हैं। तो इन सब ने क्या किया कि अपनी जिम्मेदारी अर्थात संस्था की जिम्मेदारी जितनी है वो कंपनी सचिव को दे दी। क्योंकि कंपनी सचिव जो होता है वो एक वैधानिक व्यक्ति होता है, उसको सभी धाराओं नियमों कानूनों का ज्ञान होता है, ठीक है। अब ये कंपनी सचिव क्या करता है, ये जितनी कार्रवाई होती है शेयर से संबंधित या ऋणपत्र से संबंधित वो सब कंपनी सचिव करता है। तो जो कार्य जिसके अंडर में आता है वो वही देखेगा, वही उस कार्य को करता है और करता इसलिए क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की समझ है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि किसी भी कार्यालय में कौन सा बाबू क्या काम करता है। तो यदि आप काम करवाने के लिए जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, बहुत सारे बाबू होते हैं, क्लर्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि वह अमुक व्यक्ति जो उस काउंटर पर बैठा है वही उस काम को करता है। तो आप सीधे जाएंगे और किसी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट वहीं पर आपकी एंट्री होती है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि कंपनी में शेयर धारकों और ऋणपत्र धारकों का जो कार्य है वो सब कंपनी सचिव के पास मतलब होता है, इनके द्वारा ही किया जाएगा। तो सभी आकर के इनसे मिलते हैं, इन्हीं से रिपोर्ट करते हैं और सारे काम इन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। अब शेयर धारक और ऋणपत्र धारक क्या है, सभी को पता है। क्या होता है कि कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उस समय से आपके पास जितना पैसा है आपने लगा दिया। अब कंपनी चलाने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास में नहीं है तो क्या किया जाता है कि कंपनी की जितना मतलब टर्नओवर होती है उसके हिसाब से पैसों को कुछ छोटे छोटे अंशों में बांट दिया जाता है ना। 50 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर, 1000 रुपये का शेयर, 5000 रुपये का शेयर, ऐसे उनको
कर दिया जाता है और उसको जनता को आमंत्रित किया जाता है कि आप हमको पैसा दें और हमारे शेयर खरीदें, है ना। शेयर से क्या होता है कि जो व्यक्ति जितना शेयर खरीदता है उसके हिसाब से उसकी कुछ हिस्सेदारी हमारी कंपनी में उसकी हो जाती है ना। क्योंकि उसने पैसा हमको दिया है तो हक बनता है उसका। तो ये सब जितनी देख रेख होती है कि शेयर निकालना, है ना, शेयर आवंटन करना, लाभांश का वितरण करना, ये सभी काम जितने होते हैं सब कंपनी सचिव के द्वारा देखे जाएंगे, है ना। अगर शेयर का हस्तांतरण भी करना है तो ये कंपनी सचिव के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। वैसे ही ये ऋण पत्र होते हैं। तो आपने आपकी कंपनी ने शेयर जारी कर दिया, आपने खरीद लिया, खरीदने के पश्चात आपको आवंटित हो गया, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है कि एक प्रमाण पत्र आपको दे दिया गया कि हाँ आपने हमसे इतने का शेयर खरीदा। यही तो प्रूफ है। प्रूफ आपको मिलता है जैसे आप लोग LIC करवाते हो, कोई भी इंश्योरेंस कराते हो तो बॉन्ड मिलता है आपको। तो बॉन्ड क्या है, पैसे तो आपने दे दिए, हर बार जाके किस जमा करते हो, लेकिन उस बॉन्ड में सब लिखा हुआ है कि आप ने कितने की पॉलिसी कराई है, कितने दिन का उसका टाइमिंग टेन्योर है, सब बाकायदा होता है। तो सेम वही एक शपथ पत्र टाइप का मतलब एक प्रूफ होता है जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि हाँ हम इसके शेयर धारक हैं, है ना। तो जो व्यक्ति पैसा लगाते हैं हमारी कंपनी में, हमारे शेयर खरीदते हैं, उनको हम शेयर धारक कहते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात इससे ऋण पत्र धारक आते हैं। तो शेयर, अगर शेयरों से शेयर को निकालने के पश्चात कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, ऋण मांगती है जनता से, ऋण लेती है ना। तो बैंक से ले लिया। दूसरा होता है कि ऋण जनता के पास भी बहुत सारे हमारे देश के पैसे वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर किसी कंपनी को ऋण की ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं कि अगर वो 5 करोड़ रुपये चाहिए तो उसको छोटे छोटे भागों में ऐसे बांट दिया और कहा, जनता को आमंत्रित किया कि हमको ऋण दे दो, है ना। तो जो ऋण देते हैं एवज में हमको पैसा दिया, हमने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई ऋण पत्र धारी हो, आपको ऋण चाहिए, है ना। तो वो व्यक्ति हमारे कहलाते हैं ऋण पत्र धारी। अब चाहे इनकी सभाएं बुलाना हो, है ना, चाहे इनको लाभांश का वितरण करना हो, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपनी सचिव की, है ना। तो अब हमने बताया कि ये क्या करता है, ये एक पर्सन है जो यहाँ पर है, पोजीशन तीसरे नंबर पर, है ना। और इसके पश्चात अन्य है, इसके पश्चात अन्य कर्मचारी आते हैं, ठीक है। अब अन्य कर्मचारियों में शेयरधारक हमारे ये सभी हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तो मध्य में हो गया और अन्य लोग सब नीचे हो गए। तो ये इनके और अन्य कंपनी के जो सदस्य हैं उन सभी के मध्य में कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब इनको अगर रिपोर्ट करना होगा तो वो यहाँ की बात ले जाकर के इनकी मीटिंग होगी, जो इनको संदर्भित करना होगा, जो कहना होगा वो ये कहेंगे और ये फिर ऊपर उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। फिर इनके द्वारा जो आदेश होते हैं वो फिर अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, उनको बताते हैं, उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। क्योंकि हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है तब आते हैं, बैठते हैं, जब जरूरत होती है तब आते हैं, वैसे काम कराने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। तो आए, आदेश अपना दे दिया, बस अब उस आदेश का पालन कौन करवाएगा, कंपनी सचिव करवाता है। समझ में आ रहा है। तो आपने देखा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यह जो होता है कड़ी के रूप में काम करता है। उसके पश्चात में कंपनी सचिव जो होता है वो संचालक मंडल का परामर्शदाता, प्रतिनिधि और संपर्क अधिकारी होता है। और इसको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, यह संचालक मंडलों का परामर्शदाता, प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी होता है। परामर्श जानते हैं, सलाह देना। सलाह देना, अगर सलाह की जरूरत पड़ती है किसी मुद्दे पर, कोई मामला है, अगर उसको उसका निपटारा करना है, उसको सुलझाना है, तो ज़रूरत है कुछ बात जानने की, कुछ नियमों की, तो संचालकों के द्वारा कंपनी सचिव से सलाह मांगी
जाती है, ठीक है। और प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर ये व्यक्ति नहीं है, संचालक मंडल नहीं है, तो वहाँ पर पूरा जितना काम काज है वो सचिव के द्वारा देखा जाता है। तो वहाँ पर उस समय जो कंपनी का जो प्रतिनिधित्व है वो जब सचिव के द्वारा किया जाता है। इनकी अनुपस्थिति में अगर कंपनी का प्रतिनिधित्व सचिव के द्वारा किया जाता है तो इसीलिए इसको हम ना प्रतिनिधि भी बोलते हैं, है ना। देखते हैं जैसे कहीं पर कोई मीटिंग होती है, वहाँ पर बुलाते हैं जो संस्था के आपके जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं वही मीटिंग में आएंगे, है ना, उनको बुलाया जाता है मीटिंग में। लेकिन किसी कारणवश कोई नहीं जा पाता है, अगर अधिकारी नहीं जा पाता है तो उस समय क्या किया जाएगा कि आपकी संस्था के अगर कोई एक समझदार पर्सन है तो उसको नॉमिनेट करके उसकी जगह पर भेजा जाता है कि आप चले जाइए, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि वह व्यक्ति जो गया है वो एक प्रॉक्सी बन करके एक अधिकारी के रूप में गया है। वो बात को सुनेगा, समझेगा, अपनी वोट भी देगा वहाँ पर, मतलब उपस्थिति दर्ज करेगा, उसको पूरा अधिकार है अपनी उपस्थिति दर्ज करने का, ठीक है। तो ऐसे ही जब प्रतिनिधित्व किया जाता है कंपनी का, कंपनी सचिव के द्वारा, तो इसलिए उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। पूरा वहाँ पर जितना प्रशासनिक काम होता है, प्रशासन का चलाना कंपनी को, प्रशासनिक काम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना होता है उसको रन करने का कंपनी का, कि किस तरीके से उसको ग्रो करना है, ग्रोथ कैसे होगी, इनकम कैसे बढ़ेगी, तो ये सोचना समझना जितना उसकी जिम्मेदारी होती है सब कंपनी सचिव की होती है। तो इसको कहते हैं ना प्रशासन चलाना, है ना। प्रशासन में क्या है कि कुछ एक अधिकारी है, उसको प्रशासनिक अधिकारी कहा गया है। तो अब इसके अंडर में जितने अन्य कर्मचारी हैं वो सभी इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। फिर वो सबको देखेगा कि काम काज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी लोग अपना काम समय से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो ऐसा पूरा मैनेजमेंट पूरी व्यवस्था बनाता है उसको कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, है ना। एक होता है संपर्क अधिकारी। ठीक है, तो ये संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम करता है। संपर्क अधिकारी का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से आता है तो वो मुलाकात करता है कंपनी सचिव से, क्योंकि वो पूरी कंपनी का ज्ञाता होता है, पूरी जानकारी होती है उसको अपनी कंपनी के बारे में, क्योंकि वो देखभाल वही करता है, क्योंकि उसको हम प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं। तो ये इसको हम संपर्क अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई संपर्क भी करता है तो वो किससे मिलता है, तो इनसे मिलने के कारण बाहर से जितने भी विजिटर आते हैं उनसे मुलाकात करता है, संपर्क स्थापित करता है। संपर्क स्थापित करने के कारण इसको संपर्क अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है। अगर बाहर कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए तो कंपनी सचिव अपना जाता है, डीलिंग करता है, क्योंकि उसको फिक्र है अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कि किस तरीके से उसको हम सर्वोच्च स्थान तक लेके जाएं, ठीक। अब ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कंपनी सचिव क्या होता है, क्या क्या काम करता है। इससे आपको आभास हुआ होगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण पर्सन होता है हमारी कंपनी के लिए, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी आपको जानना है कि थोड़ा सा और आपको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुच्छेद 45 के अनुसार आपको समझना है। थोड़ा सा समझिए, भारतीय कंपनी अधिनियम के बारे में मैंने आपको पहले से बताया था। यह एक संविधान होता है कंपनी को चलाने के लिए कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी। जैसे हमारा भारतीय संविधान है
उसी तरीके से कंपनी को चलाने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम बनाया गया है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम मैंने बताया कि एक संविधान होता है जिसके अंतर्गत भारत की जितनी कंपनी है वो सब काम करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का वर्क कैसे होगा, कैसे उनका निर्माण होगा, ये सारी कार्रवाई इसके अंदर लिखी रहती है ना। तो इसमें ये 1956 में पहला संविधान हमारा इसका बना था कंपनी के लिए। तो इसमें 1956 की धारा 2 में अनुच्छेद 45, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं धारा 2 ब्रैकेट में 45 कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्ट है उसका 2 के सेक्शन 45 में एक बात लिखी गई है, बात कही गई है। बात क्या है? वो बात हमारे कंपनी सचिव से संबंधित है। इसकी डेफिनेशन दी गई है कंपनी सचिव की, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। उसमें ये बताया गया है के अनुसार सचिव क्या होता है, किसको कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सचिव का आशय उस व्यक्ति फर्म या समामेलित संस्था से है। संस्था से है जो ऐसे कर्तव्यों को जो एक अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा किया जाता है एवं अन्य शुद्ध कार्यालयी कार्यालयी तथा प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसके जिससे आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा कि कंपनी सचिव किसको कहते हैं। थोड़ा सा देखिए, इसमें लिखा है कि सचिव का आशय, ये धारा कहाँ लिखी गई है, ये जो डेफिनेशन दी गई है सचिव की वो 1956 का जो संविधान था भारतीय कंपनी अधिनियम उसमें दिया है। इसमें बताया गया कि सचिव जो है वो एक व्यक्ति है ना, कोई फर्म भी है या कोई समामेलित संस्था है ना। तो इसमें पहले क्या था, 1956 में जब बनाया गया था तो कोई व्यक्ति तो होता ही था कंपनी सचिव, कोई फर्म भी किसी दूसरी कंपनी में कंपनी सचिव के रूप में कार्य करती थी, या कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी थी वो भी मतलब कार्य करती थी। तो अभी तक आपने ये जाना था कि कंपनी सचिव सिर्फ व्यक्ति ही होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अधिनियम इसमें निर्माण किया गया था तो उस समय जो कोई फर्म भी होती थी ना, कोई फर्म या फिर कॉर्पोरेट बॉडी वो भी सचिव के रूप में कार्य करती थी। इसलिए मैंने आपको कहा, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होने लगा कि फर्म कोई बनी और खुद उस व्यक्ति का अपनी दूसरी संस्था बना करके उसका सचिव कोई दूसरी फर्म बन गई है ना। उससे क्या होता था कि 2-3 कंपनियां ऐसे ही
मतलब लाभ कमाने के लिए एक संस्था दूसरी संस्था में सचिव के रूप में कार्य करती थी, है ना। इस वजह से इसका संशोधन करना पड़ा कि समान यदि संस्था या कोई फर्म कंपनी सचिव के पद पर तैनात नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी सचिव के पद पर एक व्यक्ति ही कार्य करेगा। क्योंकि ये तो तभी पता चलता है कि जब कोई अधिनियम कानून बनता है, फिर उसको जब लागू किया जाता है तो लोग उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो कुछ गलत लोगों ने क्या किया कि कोई फर्म बना ली और कोई दूसरी संस्था थी और उसका वो खुद सचिव बन गया, उसकी पूरी कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले ली, लाभ कमाने लग गया, है ना। तो इसकी वजह से तो इसमें आपने देखा कि कोई व्यक्ति फर्म या समावेशी संस्था से है जो ऐसे कर्तव्यों को, कर्तव्य का मतलब ड्यूटीज, ऐसे कार्यों से जो एक अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अर्थात जो भारतीय कंपनी अधिनियम में दिए गए हैं कर्तव्य सचिव के, सिर्फ वही करता है ना, वही व्यक्ति सचिव हो सकता है ना। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अधिनियम के बाहर जा करके अगर कार्य करता है तो वो उल्लंघन करता है भारतीय कंपनी अधिनियम का, तो वो सचिव नहीं हो सकता है। सचिव वही हो सकता है जो अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा किए जाते हैं कर्तव्य, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य शुद्ध कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है। शुद्ध कार्यालय का मतलब ये है, कार्यालय में तो बहुत सारे काम होते हैं, है ना, लेकिन जो मेन काम, शुद्ध मतलब मेन काम जो होते हैं जिसको सचिव को करना पड़ता है, वैसे तो कर्मचारी अधिकारी बहुत सारे होते हैं कामों को करने के लिए, लेकिन कुछ मेन काम होते हैं, वो मेन काम करने के लिए, मुख्य काम करने के लिए, और जो प्रशासनिक काम है क्योंकि इसको प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है, उन प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कंपनी सचिव। कुछ समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा जो नई और एक इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि इसमें किसी को भी बता दिया गया कि कोई भी सचिव बन जाओ। दूसरा ये था कि इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सचिव की योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। कोई भी है, दिलीप था उसको बना दिया कंपनी सचिव, योग्य नहीं था, उसे कुछ पता ही नहीं है, कल वो गलती कर रहा है ना। कम पढ़े लिखे व्यक्ति को बना दिया, किसी अपने जानने वाले को बना दिया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें थी, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन में थोड़ा सा देखते हैं क्या संशोधन हुआ। तो ये आज हम आपको कंपनी सचिव के बारे में बता रहे थे, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। तो इसका संशोधन जो था वो 1974 ईस्वी में हुआ था इसमें संशोधन। तो उसमें संशोधन के पश्चात क्या कहा गया उसके बारे में ये थोड़ा सा जानिए। भारतीय कंपनी अधिनियम 1974, है ना। लेकिन ये संशोधित वाला मतलब मेन तो हमारा 1956 था, ये संशोधन के बाद में 1974 में जो संशोधन हुआ था उसमें आर्टिकल ऐड किया गया है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम और वो कौन सा संशोधित, ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है। संशोधित 1974 की धारा 2 के क्या अनुच्छेद 45, क्योंकि अब अनुच्छेद तो वही रहेगा, बस उसमें एक आर्टिकल और ऐड कर दिया जाएगा। उसमें क्या कहा गया इसको थोड़ा सा, उसमें बताया गया कि सचिव का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित योग्यता
योग्यता रखता है। तथा जो ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव द्वारा किए जाते हैं। एक सचिव द्वारा किए जाते हैं तथा अन्य कार्यालयीय तथा प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा कि जो पहले की जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें और इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है व्यक्ति, आगे जो लिखा हुआ था फर्म या समावेशी संस्था, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि अब सिर्फ और सिर्फ एक सचिव के पद पर एक व्यक्ति आसीन होगा, एक व्यक्ति ही आसीन होगा। उसके पश्चात एक नई लाइन इसमें ऐड की गई कि वह व्यक्ति होगा जो निर्धारित योग्यता रखता है। अब निर्धारित योग्यता कहाँ लिखी हुई है, कैसे पता चलेगी? जो निर्धारित कहाँ की गई है, वो अधिनियम में निर्धारित की गई। अब डेफिनेशन के अंदर तो क्वालिफिकेशन लिखेंगे नहीं तो डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो उसमें तो वर्ड्स लिखे जाते हैं, है ना। तो ये वर्ड लिखेंगे जो निर्धारित योग्यता रखता है। अब निर्धारित की गई है, कहाँ की गई है? भारतीय कंपनी अधिनियम में की गई है ना। तो वो योग्यताएं रखता है तथा जो ऐसे कर्तव्यों को, कैसे कर्तव्यों को? ऐसे कर्तव्यों को जो अधिनियम के अंतर्गत, जो कर्तव्य अधिनियम में सचिव के बताए गए हैं, है ना, वो सचिव के द्वारा जो किए जाते हैं तथा अन्य कार्यालय या प्रशासनिक कार्य करने में नियुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सचिव। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि दो बदलाव हुए हैं, एक तो कुछ कम कर दिया गया और दूसरा कुछ जोड़ दिया गया। योग्यताएं जोड़ दी गई और कुछ जो अन्य संस्थाओं के जो अधिकार थे वो वहाँ से हटा दिए गए, है ना। ये आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये पता चला कि उपरोक्त संशोधन के पश्चात केवल एक ही व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता रखता है वह सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है ना। उसके पश्चात कोई फर्म या समावेशी संस्था उपरोक्त संशोधन के पश्चात किसी कंपनी की सचिव नियुक्त नहीं की जा सकती है। जैसे कोई फर्म होती थी पहले बन जाती थी सचिव, अब वो नहीं बन सकती। ठीक है, अब इसके पश्चात में थोड़ा सा आपको ये समझना है कि सचिव की महत्ता थोड़ी सी और बढ़ जाए, उसको थोड़ा सा और अधिकार दे दिए जाएं, थोड़ा सा और सिक्योर किया जाए। उसके पश्चात जो संशोधन हुआ था 1974 में, उसके अंतर्गत धारा 388 बा के अंतर्गत, धारा 388 बा के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक कंपनी जिसकी चुकता पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक है, तो चाहे वह निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, मैंने दो कंपनियों के बारे में बताया था,
ये निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी। अब कोई भी हो, अगर 25 लाख से ऊपर उसकी पूंजी है, कैपिटल है उसकी, तो उसको क्या करना है, तो एक निर्धारित योग्यता प्राप्त पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है। उसको अपने वहाँ पर सचिव रखना ही रखना है। पता चला कि कंपनी अधिनियम में तो है, वो सचिव रख ही नहीं रहा है, ऐसे ही उल्टे सीधे ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का मतलब एक बहुत बड़ा स्तर होता है, उसको चलाने के लिए योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है। तो इसमें ये बताया गया कौन से क्लॉज में, 388 के सेक्शन बा में इसके बारे में डिफाइन किया गया कि ऐसी कंपनियां जिनकी जो कैपिटल है वो 25 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो कंपनी चाहे निजी हो या सार्वजनिक हो, उसको निर्धारित योग्यता प्राप्त पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करना अनिवार्य है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात इसमें और आगे बताई गई कि जिन कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं, जिन कंपनियों में केवल 2 ही संचालक हैं, संचालक जो चलाते हैं कंपनी को, 2 संचालक हैं, तो उसमें से भी कोई भी व्यक्ति कंपनी सचिव के पद पर आसीन नहीं हो सकता है कि हम तो 2 संचालक हैं, एक तो इसको चला लेगा और एक उसमें बच जाते हैं, उसकी पोस्ट पर बैठ लेते हैं, फिर मिल बांट करके हजम करेंगे, तो वो भी नहीं कर सकता। उसमें ये भी बताया गया कि भले ही उसमें से वह व्यक्ति निर्धारित योग्यता क्यों ना रखता हो, भले ही उस व्यक्ति के पास में कंपनी सचिव की निर्धारित योग्यता हो, लेकिन फिर भी उसमें से कोई भी व्यक्ति कंपनी सचिव के पद पर आसीन नहीं हो सकता है। उसके पश्चात में क्या इसमें ऐड किया गया, उसमें ये बताया गया कि जब से ये जो अधिनियम था 1974 ये लागू हो गया, बनाया गया, संशोधन के पश्चात ये इसको एक रूप दिया गया। इसमें ये बताया गया इसको लागू होने के पश्चात यदि कोई फर्म या समामेलित संस्था किसी कंपनी के सचिव के पद पर कार्य करती है ना, कार्य करती थी, तो उसे इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के अंदर उसके पद को त्यागना होगा। जब से ये लागू हो गया तब से 6 महीने का समय उसको दिया गया कि इसके पश्चात आपको आपने जिस कंपनी में सचिव के पद पर आप आसीन थे उसको आपको त्यागना ही त्यागना है। ठीक है। और उसके पश्चात ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक कंपनियों का सचिव है, 1 से अधिक कंपनियों का सचिव है, तो जिसकी चुकता पूंजी 25 लाख रुपए या उसकी अधिक है, तो उसे संशोधित अधिनियम के लागू होने के 6 माह के अंतर्गत यह स्पष्ट करना होगा कि वह कौन सी कंपनी का सचिव बना रहना चाहता है। 1 से अधिक कंपनियों का कंपनी सचिव था, तो उसको कौन सी कंपनी का सचिव रहना, वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक का है। अब वो नहीं कि पहले 4-5 का बन गए, यहाँ से भी सैलरी वहाँ से भी सैलरी, इस कंपनी की बात उस कंपनी में, उस कंपनी की इस कंपनी में, है ना, ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा अधिकार भी दिया गया था, है ना, कि किसी विशेष परिस्थिति में आप रह सकते हैं, है ना, उसकी विशेष परिस्थिति होनी चाहिए और उसके लिए कोई संशोधन पहले से पारित होना चाहिए, कोई प्रस्ताव आना चाहिए, उसी कंडीशन में, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसे एक कंपनी के अंतर्गत शेष कंपनियों के सचिव पद को उसे छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? जो व्यक्ति 1 से अधिक कंपनियों का कंपनी सचिव है। तो कौन कौन सी बातें आपने यहाँ पर समझी और समझने का प्रयास किया, थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो आपने ये देखा कि 1974 में कौन से इसमें संशोधन किए गए। ठीक है। उसके पश्चात में हमने आपको बताया कि 300 भारतीय कंपनी अधिनियम 1974 की धारा 388 88 में क्या बताया, उसमें यह उल्लेख किया गया कि सुना था किसी ने जी सर 25 लाख से, हाँ, कि ऐसी कंपनियां, है ना, जिनकी
कैपिटल, जिनकी पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक है या 25 लाख रुपए है ना, उनको अपनी कंपनी में सचिव कैसा, जो निर्धारित योग्यता रखता हो उसको अपनी संस्था में सचिव के पद पर रखना अनिवार्य है। वो भी पूर्णकालिक, है ना, चलता रहेगा। अगर वो हटता है तो उसकी जगह पर फिर कोई आएगा, है ना, ऐसा रखना उसमें अनिवार्य कर दिया गया था। उसके पश्चात में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस कंपनी में 2 संचालक हैं उसमें से कोई भी एक संचालक कंपनी सचिव में सचिव के पद पर आसीन नहीं होगा, भले ही उसके पास सचिव की निर्धारित योग्यताएं ही क्यों ना। ठीक है। उसके पश्चात में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति संशोधन 1974 के लागू होने के पश्चात, लागू होने के 6 माह के बाद, 6 माह के बाद, ये बात किसके लिए की जा रही है? ये बात की जा रही है जो कोई फर्म या कोई संस्था, फर्म या कोई समामेलित संस्था, समामेलित का मतलब होता है कॉर्पोरेट, है ना, समामेलित संस्था जो पहले सचिव के पद पर आसीन होती थी, तो कोई फर्म या समामेलित संस्था जो संशोधन 1974 के लागू होने के 6 माह के बाद अपने सचिव के पद का परित्याग करना होगा, है ना। नहीं परित्याग करेगी तो वो स्वतः ही मानी जाएगी कि उस कंपनी में से कंपनी सचिव का पद रिक्त है। ठीक है, ये उसमें कर दिया गया था। और उसके पश्चात यह भी इसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कंपनियों का सचिव है तो उसको भी संशोधन लागू होने के 6 माह के बाद ये स्पष्ट करना होगा कि वो सचिव कौन सी कंपनी का रहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही कंपनी का सचिव रहना है। यदि वो 25 लाख, है ना, या उससे अधिक 25 लाख या 25 लाख से अधिक वाली कंपनी का सचिव है और 25 लाख से कम वाले का भी सचिव है ना, तो उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो इसका रहेगा सचिव या उसका सचिव रहेगा। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जो निर्धारित योग्यता भी नहीं रखता है तो उसको भी अपना सचिव का पद छोड़ करके हटना पड़ेगा, क्योंकि अब संशोधन हो गया है। अब सचिव के पद पर वही आसीन होगा जो निर्धारित योग्यता रखता है। अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा कि पापा तो डायरेक्टर है और बेटा उसमें कंपनी सचिव है ना, या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, ऐसा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अब सचिव के पद पर कोई योग्य व्यक्ति ही बैठेगा और उस पद की शोभा को बढ़ाएगा और वहाँ के कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है। तो संचालक से मतलब यही है ना सर, जो जिसने अपनी कंपनी खोली है वो खुद सचिव नहीं बन सकता है अगर उसके पास योग्यता है तो? क्या वो कैसे बनेगा? हाँ, जो संचालक है वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, है ना। समामेलित संस्था सर कई कंपनी को मिला के समामेलित संस्था कॉर्पोरेट सेक्टर की जितनी कंपनियां होती हैं, अगर कोई बड़ी देखो फर्म क्या होती है, फर्म में छोटी संस्था होती है, कॉर्पोरेट बॉडी जो होती है ना बड़ी संस्था है, बड़ी कंपनियां होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो छोटी कंपनी है उसमें सचिव बन गए, है ना, फिर उसके अनुसार अपनी कंपनी चला रहे हैं, है ना। तो ऐसे मिलजुल करके जो साठ गांठ करके कंपनियां चलाते थे उनका जो काम था उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। तो कंपनी सचिव के बारे में आपने समझने का प्रयास किया। तो क्या आपने जाना कि कंपनी सचिव एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, किसके मध्य? संचालकों, शेयरधारकों और ऋणपत्र धारकों के मध्य
कार्यकर्ता है। साथ ही साथ आपने ये जाना कि यह संचालकों का परामर्शदाता है ना, प्रशासनिक अधिकारी, संपर्क अधिकारी और प्रतिनिधि होता है। ठीक है। साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि भारतीय कंपनी अधिनियम में इसकी परिभाषा 1956 में क्या दी गई थी, है ना। तो इसमें कौन सी धारा है? धारा 2 के अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है? सचिव का आशय उस व्यक्ति या फर्म से है संसद। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। और साथ ही साथ फिर मैंने आपको बताया कि इसका संशोधन होने के उपरांत इसकी संस्था कंपनी सचिव के लिए क्या इसमें योग्यताएं ऐड की गई। ठीक है। फिर आपने ये जाना कि जो समावेशी संस्था या कोई फर्म होती थी उसको उसके पद से कैसे उसको अलग कर दिया गया कंपनी सचिव से। ठीक है। साथ ही साथ फिर मैंने आपको बताया कि 388 बा के अंतर्गत इसमें क्या क्लॉज इसमें लगाया गया, क्या ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया? 25 लाख रुपए उसको कंपनी में कंपनी सचिव रखना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही मैंने आपको बताया कि कंपनी सचिव जो मतलब 2 संचालक हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति कंपनी सचिव से पद पर आसीन नहीं हो सकता है। और फिर आपने जाना कि अगर ये संशोधन लागू कर दिया गया है तो 6 माह के अंदर कोई संस्था या कंपनी उसको अपना पद जो है वो त्यागना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक संस्था का सचिव है, कंपनी सचिव है, तो उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सी कंपनी का सचिव जो है वो बनना चाहेगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ने में अपना मन लगाएं। ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पर कर देते हैं बंद।